Hello everyone, welcome to Defense Studies. So we will be doing theme-wise coverage of your CFA paper 2, and in this series, this Ramban series, we will be covering around 30 most important themes which are highly relevant for your CFA paper 2 exam. राइट 30 ही क्यों सिलेक्ट की? 30 इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि आप देखोगे हमने बहुत ही तरीके से साइंटिफिक वे से आपके CFA पेपर 2 को एनालाइज किया है, उसका ट्रेंड एनालाइज किया है और फिर हमने फाइंड किया है बेसिकली कि 30 या फिर 30 से ज़्यादा भी थीम्स हो सकती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने 30 को सिलेक्ट किया है। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, फिलोसॉफिकल है, जिसको अभी यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, उसके लिए एक सेपरेट अप्रोच चाहिएगी। बट ये जो 30 थीम्स हैं, ये थीम्स है कंसेप्चुअल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस थीम्स की हेल्प से कोई भी आपका कंसेप्चुअल टॉपिक आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, किसी भी तरह का आपके पास टॉपिक आएगा तो आप इन थीम्स की हेल्प से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना डेटा होगा, इंट्रोडक्शन अच्छा हो लिख सकते हैं, आपके पास फैक्ट होगा, रिपोर्ट होगा, प्लस करंट स्टेटस क्या है कंट्री में विद रिस्पेक्ट टू एनी सेक्टर। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करेंगे, नई पॉलिसी आई है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये सभी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। हम बेसिकली फोकस करेंगे यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन पे कि आप इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन रादर देन जस्ट डिलीवरिंग यू इन्फॉर्मेशन। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ज़्यादा यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दोगे उतना फ़ायदेमंद है। सो लेट्स सी, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे, आज की थीम नंबर 2। तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि CAPF पेपर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से आपसे पूछे गए हैं, और नहीं पूछे गए तो वहाँ पे आप इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे ला सकते थे। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि आपको डायरेक्टली दिख रहा होता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, कई बार आप एज एन सॉल्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने बोला होगा कि जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन है, आप वहाँ पे क्या लेके आते हो? आप यहाँ पे लेके आते हो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आप वहाँ पे बात करते हो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स की, यूज़ ऑफ ड्रोन्स, यूज़ ऑफ दिस, एजुकेशन में आप इनोवेटिव आउटलुक की बात करते हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें, राइट, ये सभी चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब आपके पास थोड़ा डेटा होगा कि हमारे पास प्रेजेंटली कंट्री के अंदर कितने रिसर्चर्स हैं, कितना हम GDP पे स्पेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना स्पेंड करते हैं। जब आपके पास ये थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें होंगी। दूसरा, कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ऐसे को लिख रहे हो तो कंपैरिजन करो उसको। ठीक है, यू नीड टू कंपेयर विद चाइना, यू नीड टू कंपेयर विद इजराइल, कितना परसेंट वो GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं अपना। ठीक है, तो ये एक नरेशन बिल्डिंग का एक तरीका होता है, कंपैरिजन मॉडल। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं आप किसी सक्सेसफुल कंट्री से, कोई सक्सेसफुल केस स्टडी से, राइट। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। सो लेट्स सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपके CAPF में आए गए हैं। Okay, so this is the question was asked in the year 2019 as an argument for and against. Okay, arguments for and against से आपसे पूछा था, क्वेश्चन था डिजिटल टेक्नोलॉजी may replace books with computers, राइट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हुई है, और जो आपकी पहले जो आपकी कन्वेंशनल वे था लर्निंग का, बुक से आप पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ते थे, उसको रिप्लेस करेगी डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या ये सही बात है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ है क्या? आने वाले टाइम पे जैसे हमारी चेंजिंग सोसाइटी है, क्या हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए? यस, नो डाउट, बट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट? इसमें आपके एक अंडरस्टूड प्रॉब्लम ये होगी कि कंस्ट्रेंट क्या है? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रिप्लेस कर पाएगी बुक्स को? उसके कंस्ट्रेंट क्या है? कि सबके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सेस टू इंटरनेट है, डिजिटल डिवाइड या कुछ है हमारे देश के अंदर, डिजिटल इलिटरेसी है, ओके, रिमोट एरियाज़ के अंदर आप कैसे फंक्शन करोगे? ठीक है, ये सभी चीज़ें, कनेक्टिविटी है, राइट। सो ऑल दिस फैक्टर, ऑल दिस कंस्ट्रेंट भी आपको दिमाग में रखना है। तो ब्लाइंडली ये नहीं बोलना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। सो विल एनालाइज। अभी हम और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जहाँ पे आप यूज़ कर सकते थे इसको, इनोवेशन को, राइट। इसके बाद देखिए, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, अगेन अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अगेन दिस अमर्जिंग थ्रेट्स में आप साइबर सिक्योरिटी की आप बात करते हो, आप इसमें बात करते हो ड्रोन्स की। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। सो देर आर सर्टेन इनोवेशन जो इस थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपने देखा होगा जो एंटी ड्रोन गन्स हैं, राइट, उसको यूज़ करेंगे आप, वो भी आपका इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। इन्फिल्ट्रेटर्स को कैसे रोक सकते हैं आप? ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, आप सैटेलाइट की हेल्प लेते हो, UAV की हेल्प लेते हो, सर्विलियंस की। उसके बाद सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। हाउ वुड यू सिक्योर
कैसे सिक्योर करोगे अपने बॉर्डर्स को? आप बॉर्डर्स सिर्फ आपके लैंड बॉर्डर नहीं है, आपकी एयर बॉर्डर्स भी हैं, आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हैं, उनको सिक्योर करना भी एक आपके पास एक चैलेंज है। सो इस थीम के अंदर जैसे आपका ये क्वेश्चन देखोगे आप, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन को आप बस आपको ये आना चाहिए कि मैं इसमें कहाँ पे इसको फिट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन में, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कैशलेस ट्रांजेक्शन द स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। कैशलेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक आपके पास एक नया सिस्टम था कैशलेस ट्रांजेक्शन का, यूपीआई। सो इट्स एन इनोवेटिव सॉल्यूशन, राइट, इट्स एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। कैसे आपकी पूरी इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया इसने, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम इट you can also talk about this recent achievement of India's nuclear scientist. So it is also a innovation or technological upgradation, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, so no doubt about it. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम अब लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में देखो मैंने क्या क्या मेंशन किया है हमें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी देश का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी पे सिर्फ ब्लाइंडली यू आर स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई विजन नहीं है, राइट। तो विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया की आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, इंडिया ने जब आप देखोगे दिस नीति आयोग रिपोर्ट हैज सेड दैट कि ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि 2% हम जीडीपी का किस पे खर्च करें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अभी करंटली कितना खर्च कर रहे हैं? आई थिंक वी आर स्पेंडिंग अराउंड 0.7% of the GDP, which is way below the international standards. Like if you talk about the Israel, they are spending 4.3% of the GDP. और ये हमें दिखता भी है उनकी इनोवेशन के अंदर। आप इजराइल की अगर बात करोगे, वहाँ पे इनोवेशन आप देखोगे, इरिगेशन में आप देखोगे, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक आप देखोगे एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा आप डिफेंस सेक्टर के अंदर वहाँ पे देखोगे, डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सी मतलब उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, राइट। आयरन डोम आप वहाँ पे आपने देखा होगा, आयरन डोम, जो भी उनके जो प्रोजेक्टाइल है, कोई भी रॉकेट है, उनको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है इन द एयर ओनली, ओके। उनके पास एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास आप देखोगे मिसाइल बहुत बेटर हैं। सो दे आर डूइंग इट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे दिस टॉप 50 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, बट इंडिया बेसिकली हैज़ अचीव्ड दिस ऑब्जेक्टिव, टॉप 50 वाला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपके लिए क्वेश्चन है, who publishes or releases global innovation index? So please mention global innovation index कौन निकालता है, ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद देखो ये हमने तो अचीव कर लिया, बेसिकली वी हैव अचीव्ड जो हमने टारगेट सेट किया था कि टॉप 50 में हमें आना है। अभी आप देखोगे 1 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट आई थी, 1 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट है, उसमें इंडिया का 40th रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, दैट इज़ गुड। उसके बाद अब देखोगे चाइना का रैंक है 11th। सो ऑलवेज कंपेयर विद योर एडवर्सरीज से कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का रैंक है 11th। उसके बाद आप देखिए व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड अबाउट दिस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अनेबल्ड एक्सेस। उन्होंने कहा है कि इंडियाज इनोवेटिव यूथ एंड एनहांस दिस टेक्नोलॉजिकल एक्सेस विल ड्राइव ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। इनोवेटिव यूथ हम क्या कर रहे हैं वैसे इनोवेटिव यूथ करने के लिए, मतलब आप देखोगे यूथ के अंदर ये एक कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आपने देखा होगा अटल टिंकरिंग लैब, वी विल टॉक अबाउट इट। सो इंडियाज इनोवेटिव यूथ एंड एनहांस टेक्नोलॉजी एक्सेस विल ड्राइव ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके अंदर आप देखोगे अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अब हम उनको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दे रहे हैं बच्चों को। टिंकरिंग लैब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की उनको हम बेसिकली फंक्शनिंग बता रहे हैं इन द स्कूल्स ओनली, जो कि आपके बीटेक में आपको पढ़ाया जाता है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। उनको हम बता रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, उनको हम 3D प्रिंटिंग सिखा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स अंडर अटल इनोवेशन मिशन, ओके। दिस विल हेल्प इन ड्राइव ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी की हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिक इंजन बनना है, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी कंट्री की करनी है तो दैट इज़ द प्रीरिक्विजिट स्टेप, ओके। कितने भी आप सक्सेसफुल मॉडल देख लो किसी भी देश के, वहाँ पे जब टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी आने के बाद वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है, उस सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एफिशिएंसी प्लस उसमें आप देखोगे स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी उनकी बढ़ी है, दे आर डूइंग ऑन ए लार्जर स्केल, जो उनका प्रोडक्शन होता था वो भी बढ़ गया है। ऑल दिस थिंग्स हैपन अंडर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एम पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिशन का। अब देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट। इंडिया के अंडर कॉन्स्ट्रेंट मतलब हम टेक्नोलॉजी का अडोप्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
जैसे मैंने पहले आई थिंक मैनी ऑफ यू रीड द बुक इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक बुक है क्लास 11th की, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके अंडर बोला गया था जब हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के अंडर जब हम मूव कर रहे थे, तो वाई मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर दे डिड नॉट ज्वाइन बेसिकली, और दे डिड नॉट बेसिकली इन्वेस्टेड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? वाई? द रीज़न बीइंग, उसके पीछे रीज़न ये था, पहला शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है, इंसेंटिव भी नहीं था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी, ठीक है, ये सभी चीज़ें मिसिंग थी उस टाइम पे, इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया एंड वी मिस दैट बस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी। दूसरे देशों ने क्या किया, वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टेट स्पॉन्सर्ड था और उन्होंने बहुत सारा सब्सिडीज़ भी दी, बहुत सारा, तो इन्होंने इनोवेशन अडोप्ट किया और आज देख सकते हैं, आज आप देख सकते हो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ वे अबव कंपैरेटिवली टू इंडिया, ठीक है, चाइना का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा अभी कंस्ट्रेंट क्या है, यही कंस्ट्रेंट है कि हम R&D पर 0.7% ऑफ द GDP हम खर्च कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे कि लो शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर 30%, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर 30% इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ हुई हैं जिसमें आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर आगे आया है। अब आप देखोगे विक्रम-S मिशन प्रारंभ, आपने सुना होगा, अभी ये इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस लॉन्च है। ओके, इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें जब तक प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, इसमें एक्सेल नहीं कर सकते। सो यू बेसिकली नीड टू सी दिस। Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram-S rocket. सो दिस इज़ द स्काईरूट एजेंसी, स्काईरूट एरोस्पेस, जिन्होंने इस पर्टिकुलर मिशन को क्या किया है, कैरिड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ इसरो, ठीक है। तो इसरो की ही आप लगा सकते हो, ये एक प्राइवेट एजेंसी है जो स्काईरूट करके उन्होंने एक सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है विक्रम-S को, ठीक है। वाई दिस इम्पोर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम इसरो के ऊपर से बर्डन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा आप बूस्ट दोगे तो उससे क्या फ़ायदा है, तो इससे फ़ॉरेन आप देखोगे इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास फ़ॉरेन मिशन जो होंगे, आपको किसी फ़ॉरेन कंट्री की अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वहाँ से भी आप मनी जनरेट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस मिशन प्रारंभ। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, दैट इज़ अवेलेबल देयर। सो ओके, so apart from it, if we see the number of scientific professionals हमारी कंट्री के अंदर that is way below स्टैंडर्ड से बहुत कम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोफेशनल्स कहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब PhD कितने लोग करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, बहुत कम, PhD बहुत कम कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी के अंडर, जैसे M.Tech के बाद जो PhD आपकी होती है। उसके बाद आप देखोगे रिसर्चर्स ओनली 218 पर मिलियन पीपल, लेकिन चाइना के अंदर ये नंबर है 1100, US के अंदर है ये 4000। ओके, उसके बाद आप देखोगे लिंक बिटवीन हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज इज वीक। क्यों वीक है, जो आपको कॉलेजेस और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं इंडस्ट्रीज की। सो देर इज़ अ मिसमैच बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द स्कूल्स एंड दिस कॉलेजेस एंड व्हाट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड एट द इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट अलग है। सो देर इज़ अ बिग मिसमैच। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन वॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं, सो इस ब्रिज जो हमारे बीच में है, इस गैप को ब्रिज करना है हमें, ठीक है, जो गैप है दिस अकेडमिया और इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है और जो इसमें मिसमैच है जो आपको अकेडमिक्स में सिखाया जाता है, उसको कम करना है। दैट इज़ बेसिकली कवर्ड अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उससे क्या होगा, यूथ विल बिकम एम्प्लॉयबल। अभी करंट डेटा क्या है, एम्प्लॉयबल कितने यूथ है कंट्री के अंदर, ओनली 34%, ओनली 34% दिस इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल आउट ऑफ 100%, ठीक है, 34% आर एम्प्लॉयबल। तो ये डेटा हमारे पास। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, दैट इज़ स्टिल वे टू सी कि क्या क्या उसके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे हमारे यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं
एजुकेशन सिस्टम नॉट फोकस्ड ऑन कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट एट अर्ली स्टेज। जितनी अर्ली स्टेज पे आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ आप उनको इंटरफेस कराएंगे उनका, दैट इज़ बेटर। इसीलिए अटल टिंकरिंग जो लैब है आपकी, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अटल टिंकरिंग लैब के अंदर क्या क्या होगा। अटल टिंकरिंग लैब के अंदर आपको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, माइक्रो प्रोसेसर, आपको सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ये सभी चीज़ें। और 20 लाख का आपको ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, पर मतलब स्कूल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, कि आप यहाँ पे इनोवेशन बच्चों को सिखाइए। दूसरा आप देखोगे इसरो ने भी बहुत, आप देखोगे आई थिंक देयर इज़ अ मिशन बाय इसरो दैट इज़ स्पार्क, SPARK। तो स्पार्क जो मिशन है उसके अंडर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको इसरो शायद अपने पास बुला के वहाँ पे उनको पूरा अपना जो कंपाउंड है या फिर जो पूरा इसरो की जो साइट है, कैंपस है, उसको विजिट कराते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे कैसे हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी, उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस, ये सभी चीज़ें डेवलप होंगी कि हमारे देश के अंदर बेसिकली ये हो रहा है, और वो अर्ली एज से ही प्रिपेयर हो जाएंगे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता, बच्चों को ये नहीं पता होता कि व्हाट दे हैव टू डू इन द लाइफ। तो जितना अर्ली उनको टैप करेंगे, ठीक है, जितना अर्ली उनको टैप करेंगे उतना अच्छा है। तो ये एक हो गया डेवलपिंग और कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट एट द अर्ली स्टेज। उसके बाद लैब टू लैंड टाइम। इसका मतलब ये है यू हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन द लेबोरेटरीज, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग रहा है। आपने DRDO के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, आपने इसरो के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, आपने दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली, बट इट बेसिकली टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू परकोलेट, ठीक है। आपको ऊपर से नीचे लाने में वो जो टेक्नोलॉजी है, आपने हायर इंस्टीट्यूशन, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब आपको क्या करना है, जो जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो गया और स्पेस सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे भी उसका यूज़ है, नो डाउट, ठीक है। तो वहाँ पर आने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, ओके। सो दिस टाइम गैप नीड्स टू बी ब्रिज्ड। उसके बाद देखोगे, क्योंकि क्या होता है, अभी वो टेक्नोलॉजी सपोज आपने आज डेवलप की है और उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट होने में 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, 6 साल लगे, तब तक तो ऑब्सोलेट हो चुकी होगी टेक्नोलॉजी, उससे एडवांस कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, राइट। तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए विद प्रॉपर टेस्टिंग, ओके। उसके बाद आप देखोगे एडोप्शन ऑफ इंडिजीनियस इनोवेशन बाय इंडियन इंडस्ट्रीज इज लो। अगेन आई वुड से कि इंडिजीनियस इनोवेशन बाय इंडियन इंडस्ट्रीज इज लो, मतलब अभी भी भरोसा नहीं है। आप देखोगे DRDO कितने वेपन बनाता है, क्या इंडियन आर्मी सभी वेपन्स को एक्सेप्ट करती है, इंडक्ट करती है फोर्सेस के अंदर? नहीं, ओके। बहुत ही उनकी टाइम एंड टेस्टेड ट्रायल होती है, बार बार उनको यूज़ किया जाता है। हर एक आप देखोगे टोपोग्राफी के अंदर, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर के अंदर उनकी रिगरस टेस्टिंग होती है, जब उनको क्या किया जाता है, इंडक्ट किया जाता है फोर्सेस के अंदर। तो कई बार क्या होता है, जो पैरामीटर्स हैं जो DRDO डेवलप करता है, वो अच्छे से आप देखोगे उसको मीट नहीं करते रिक्वायरमेंट को। इसीलिए क्या बोलते हैं, बार बार हम फिर क्या करते हैं, हम रेफाल फ्रांस से लेते हैं, हम चिनूक हेलीकॉप्टर कहीं और से लेते हैं, हम 70% ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से, ओके। सो दिस शोज़ कि जो हमारी इंडिजिनस इनोवेशन है वो अभी भी लैक करती है, राइट। सबमरीन हम कहीं और से ले रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो वी आर बेसिकली बिल्डिंग अवर ओन सबमरीन, लेकिन फिर भी जो उसके क्रिटिकल आप देखोगे कंपोनेंट है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वहीं से हम इंपोर्ट करते हैं, OEM, राइट। कई बार क्या है, हमने कोशिश की है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में या तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें, प्लस दूसरा क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास यहीं पे अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, बिल्ड कर सकते हैं। तो इससे इंडिया को क्या होगा, इससे इंडिया को अश्योरिटी मिलेगी कि इन टाइम्स ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज़ उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम बेस्ड इन फेवर ऑफ एक्सपीरियंस एंड एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यही है कि आपने अगस्ता वेस्टलैंड वाला जो कंट्रोवर्सी सुनी होगी, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम, उसमें क्या था, हमने अगस्ता वेस्टलैंड से भी बेटर हमें हेलीकॉप्टर मिल रहे थे कम प्राइस के अंदर, ठीक है, बट डिस्पाइट दैट वो करप्शन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है हालांकि, बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन कि हमने वो अगस्ता वेस्टलैंड को क्यों दिया वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, उन्हीं को क्यों दिया।
उसमें ये दिखता है कि फेवर्ड ऑफ एक्सपीरियंस या फिर फेवरेटनेस, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये सभी चीज़ें हमें इसको दिख रही है। दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज़ के अंदर। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर, अगर वो रूरल एरियाज़ के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए तो रूरल एरिया की इकॉनमी बहुत बेटर हो सकती है। ओके, बट डिप्लॉयमेंट नहीं है उन अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ का। जैसे आप भारत नेट एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट इन विलेजेस और हर एक विलेज पंचायत के अंदर करने की बात की गई है भारत नेट के प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, लेकिन अच्छे से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा आप देखोगे एग्रीकल्चर के अंदर, एग्री प्रोसेसिंग के अंदर आप देखोगे बहुत छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का इम्पार्ट करके उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे कॉम्पिटिटिव बनेंगे, फिर उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी इन प्रोडक्ट की। लेकिन अब जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो वो हाइजीनिक तरीके से उनको नहीं बना पा रहे हैं, और उसके बाद स्टोरेज है और जो उनकी पैकेजिंग है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर में माइक्रो इरीगेशन टेक्निक्स। अब बोलने का तो आसान लगता है कि माइक्रो इरीगेशन टेक्निक है, इजी होगा, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द वे कि एक तो माइक्रो इरीगेशन जो सिस्टम है आपका वो कॉस्टली है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो और तीसरा नॉलेज नहीं है लोगों को कैसे माइक्रो इरीगेशन टेक्निक, तीसरा बिहेवियरल चेंज। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं माइक्रो इरीगेशन टेक्निक को भी आप देखोगे। उसके बाद हम देखते हैं एक बार डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं अबाउट द डिफेंस इंडिजनाइजेशन, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सो विल बेसिकली सी The Union Minister also reiterated Prime Minister's emphasis on the I hope efforts to आपको ये increase आवाज़ आ रही होगी, participation of the तो private sector in Make in India defense sector. Efforts are being made to increase the participation of the private sector for Make in India in the defense sector. However, it is a fact that India continues to be one of the largest importers of the defense equipment that is produced within the country. There is a sizable dependency on foreign original equipment manufacturers for their subsystems and components. सो ही इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिफेंस इंडिजनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे पूरा डिफेंस हम जो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनने की, कि जितने भी इंडिजिनस हम जो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए, उनका इंडक्शन किया जाए फोर्सेस के अंदर। ओके, सो लेट्स सी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें, न्यू बॉडी टू होलिस्टिकली मैनेज साइंस, एक नई बॉडी बनानी चाहिए जो साइंस को पूरा अलग मैनेज करेगी। तो इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होनी चाहिए, हालांकि हमने ऐसा कुछ किया भी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस आप देखोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ये काम करता है, इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। उसके बाद आप देखोगे एनहांस टेक मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? CSIR, DRDO, इसरो, इनको कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है जिससे इसमें कॉम्पिटिटिवनेस आए, ठीक है, टाइमली डिलीवर कर सकें इन चीज़ों को। अब इसरो के अंदर एक NSIL है, ये है कमर्शियल विंग ऑफ इसरो, ठीक है, दिस इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है चीज़ों के अंदर टू डेमोन्स्ट्रेट इंडस्ट्रियल पायलट प्रोडक्शन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती है। इसरो ने क्या आपको पता है, इसरो ने अपनी उनकी जो कैंपस में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे हैव मेड द टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू द इंडस्ट्रीज़। अगर इंडस्ट्रीज़ इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने वहाँ पर इनोवेशन या फिर एफिशिएंसी कुछ ला सकती है, तो इसरो ने ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के लिए ओपन कर दी हैं। ओके, कुछ सेलेक्टेड टेक्नोलॉजीज़, बाकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो अभी नहीं देना है वो उन्होंने अभी भी रिजर्व्ड रखी है। उसके बाद आप देखोगे नेशनल टेक्नोलॉजी डेटा बैंक अंडर DST, ये भी पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद हम देखेंगे वी नीड टू शिफ्ट फोकस टू द सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, पानी नहीं है, ठीक है, पोर्टेबल पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, सोलर की एक प्रॉब्लम है, जैसे सोलर अगर हम देखें, अगर हम सोलर पैनल इंडिया में बना रहे हैं, दूसरा अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करना हमें सस्ता पड़ रहा है, बतौर आप देखेंगे जो हम यहीं पे डेवलप कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि सोलर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। चाइना इज़ अ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सोलर पैनल्स, और
इंडिया अगर इतना ज़्यादा सोलर पैनल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहेगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कैन बी हिट। ओके, इसलिए हमने देखा कि एक केस कहाँ पे गया था, एक हमारा केस हमारा यहाँ पे गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, डिस्प्यूट वहाँ पे हुआ था रिगार्डिंग द सोलर, कि हम जो सोलर है उसके ऊपर सोलर के इंपोर्ट पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, क्यों? टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ये चैलेंज हुआ WTO के अंदर, वहाँ इंडिया केस हार गया। ओके, तो ये हमें दिमाग में रखना है। ओके, तो वी नीड टू शिफ्ट फोकस टू द सोशली रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज। सैनिटेशन पे आप काम कर सकते हैं, सैनिटेशन पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देखोगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का इंडक्शन करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, दैट इज़ बेसिकली दे हैव द पोटेंशियल फॉर कमर्शलाइजेशन। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? अगर हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो इंटरनेशनली बिडिंग ओनली व्हेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट सप्लाई। ओके, ये इसका मतलब यही है, इंटरनेशनल ही आपको इंटरनेशनली जब भी इंपोर्ट करना चाहिए, या फिर जो बाहर वाले जो कंपनीज हैं उनको टेंडर तभी देना है जब आप डोमेस्टिकली उन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे कुछ एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप देखोगे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, सबमरीन के अंदर कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं, एयरप्लेन का जैसे तेजस आपने विमान बनाया, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो आपने बनाया, उसका जो इंजन है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ओनली व्हेन यू नीड टू इंपोर्ट, जब हम उसको डोमेस्टिकली नहीं बना पाएंगे। अगर हम डोमेस्टिकली बना पा रहे हैं तो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स जो चिप है, अभी एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ था यहाँ पे नया, देखोगे एक अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन फॉक्सकॉन एंड वेदांता, ठीक है। गुजरात में नया प्लांट लग रहा है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, ओके, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो ये भी आप देखोगे, ये भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक नया एरा शुरू होने वाला है गुजरात के अंदर। और इंडिया के अंदर आपने देखा था ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हुई थी, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा झटका लगा था, वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। तो ये सभी चीज़ें दोबारा ना हो, हमारी सप्लाई चेन डिसरप्शन दोबारा से ना हो, तो इसीलिए हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्लांट लगाने की कोशिश की है। ओके, सो अगेन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स में क्या हो सकता है, वी नीड टू प्रेफर इंडियंस स्टार्टअप सर्विसेज। लाइक एक क्वेश्चन आप देखोगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं आज के टाइम पे, टाटा और महिंद्रा, इनकी कार सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, सेल हो रही है। रीज़न बीइंग इन्होंने इनोवेशन लाया है, ठीक है। पहले हुंडई होती थी, हुंडई आप टोयोटा हो गई, और ये बहुत सारी चीज़ आपकी जो फॉरेन कंपनीज है, फोर्ड हो गई, राइट। और ये सभी चीज़ें आप देखोगे अब इनको फाइट दे रही है कौन, टाटा एंड महिंद्रा। ये भी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। क्यों इनको अब ज़्यादा लोग प्रेफर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी अच्छी है, दूसरा मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये तो स्लोगन है ही, बट दे आर गिविंग क्वालिटी। ओके, उसके बाद आप देखोगे इंडियन आर्मी की न्यू डिजिटल कैमोफ्लेज जो यूनिफॉर्म आई है, ये भी किसने डेवलप की है, NIFT दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस फैशन एंड टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ये इसको डिजिटली कैमोफ्लेज जो यूनिफॉर्म बनाई है वही बनाया है। तो उसके बाद देखोगे डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पेक्युलर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चैलेंजेस हो सकता है, तो आपको उसको टैकल करने के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखते हो क्या चीज़ें, आप जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो या फिर कोई आप जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है उनको जब आप पढ़ते हो, तो उसमें आप एक चीज़ देखते हो कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास मैन पावर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी जो इश्यूज़ होते हैं उस एरिया के अंदर उनको रिजोल्व नहीं किया जाता। तो उनको रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड का एक गठन किया गया, जिसके अंदर 2 करोड़ का कॉर्पस आपको दिया जाएगा, पैसा आपके पास होगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इनोवेटिवली, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये पैसा लगाना है। सो इट इज़ वेरी बेसिकली फ्लेक्सिबल, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसकी आपको एक तो डिसेंट्रलाइज होगा, आपकी गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज हो सकेगी, और आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ओके, अब फिफ्थ हम देखते हैं अटल इनोवेशन और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिस पे हमने बात कर ली है। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेन कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे इंडिया कोलैबोरेट करता रहता है फ्रांस के साथ, हमने सबमरीन बनाने का हमारा वो आप देखोगे, व्हाट डू वी कॉल इट, दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप देखोगे, प्रोजेक्ट आई थिंक जो सबमरीन जिसमें बनाते हैं
स्कॉर्पियन क्लास और दिस क्लास दैट क्लास। तो वो कौन सा है प्रोजेक्ट आपके पास? मैं एक हिंट दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट 17(1) है या पता नहीं ऐसा कुछ है। सो क्वेश्चन इज़, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करना होगा अंडर विच प्रोजेक्ट हम फ्रांस के साथ जो सबमरीन बना रहे हैं। ओके, इंडिया और रशिया का आपने देखा होगा फॉरेन कोलैबोरेशन, इंडिया और रशिया का देखा है कि AK-47 और ये राइफल हम डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया और अमेरिका का देखोगे, इंडिया और इजराइल का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग देखोगे कुछ एक जगहों में। लास्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन विल गिव क्रेडिट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स। तो इसके अंदर अगर आप उनको क्रेडिट स्कोर अच्छे कर देंगे, अगर किसी स्टूडेंट ने इनोवेशन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इनोवेटिव, तो उनको उसके लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट स्कोर, और इससे क्या होगा, लोग बच्चों को इंसेंटिव्स भी होगा कि हाँ इनोवेटिव थिंकिंग हमें करनी चाहिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ दैट मे अगेन एनहांसेस दिस टेक्नोलॉजी अडोप्शन, और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसमें इतना ही करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दिस इज़ द सेकंड थीम। आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको मैंने कनेक्ट करके दिखाया चीज़ों से। बहुत सारी जो टॉपिक हैं इसमें आप ये वाला डेटा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग। मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है, नाउ यू नीड टू कनेक्ट करंट अफेयर्स विद दीज थिंग्स। करंट अफेयर को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, इसको एज एन योर फ्रेमवर्क समझो, इसको फ्रेमवर्क लेके फिर चीज़ों को कनेक्ट करो, तभी आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो कर पाएंगे ढंग से कर पाएंगे। अदरवाइज न्यूज़पेपर रीडिंग आपके दिमाग में इधर उधर रहेगी और उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ द फ्रेमवर्क आई एम गिवन टू यू, इसको अच्छे से पढ़ना है। सो नेक्स्ट जो थीम है वो हम कल डिस्कस करेंगे। एवरी डे आई थिंक आपको 10 या 11 बजे वो थीम डिलीवर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको कोई इंपॉर्टेंट कोई एडवाइस हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल बेसिकली अप्लाई इट। ओके, सो थैंक यू।